नोटबंदी से नकली नोटों का चलन भी रुकेगा और आतंकवाद पर भी लगाम लग जाएगी। लेकिन जब काला धन खत्म होने के बजाय बढ़ने के संकेत और सबूत मिलने लगे, 500 और 2000 के नए नोटों की शक्ल में नकली नोट बाजार में आने लगे और आतंकवादी वारदातों में कोई कमी नहीं आई, तो नोटबंदी की हवा ही पूरी निकल गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 नवंबर 2016 को राज्यसभा में नोटबंदी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया था कि उन्हें नोटबंदी से लोगों के जीवन में आई उथल-पुथल को खत्म करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था गोता खा गई जाएगी और इसमें 2% की एक विशाल गिरावट दर्ज की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री, बीजेपी और आईटी सेल ने, प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री और तमाम मंत्री ने अंततः स्वीकार कर लिया है कि यह एक वो पूरी तरह फेल विनाशकारी कदम था, जिसने अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। न तो प्रधानमंत्री ने, न सरकार ने, न ही उनकी पार्टी बीजेपी ने नोटबंदी की वर्षगांठ पर एक भी शब्द बोला। एक सन्नाटा छाया हुआ रहा और उस पार्टी और सरकार में जो मामूली से मामूली काम का भी ढिंढोरा पीटते नहीं थकती, उसने नोटबंदी पर एक आश्चर्यजनक चुप्पी साधे रखी। 8 नवंबर 2023 वो नोटबंदी की 7वीं बरसी थी। 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे अचानक हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और नोटबंदी को एक झटके से लागू कर दिया गया था और कहा गया था कि इससे ब्लैक मनी रुकेगी। हालांकि ये टोटल फेल्योर हुआ और जनता के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बना और जो एक बार अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी तो फिर वो आज तक पटरी पर लौटी नहीं। बीजेपी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार के बाकी विभागों में इसे लेकर सन्नाटा छाया रहा और न इसका जश्न मनाया गया, न इस पर शोक गीत प्रस्तुत किए गए। ऐसा लगा कि जैसा कि नोटबंदी कुछ हो ही ना, इसकी चर्चा तक मतलब नहीं की गई। 7 साल पहले 8 बजे रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम संदेश देते हुए 1000 रुपए और 500 रुपए मूल्य के करेंसी नोटों को अवैध घोषित कर दिया था। एक झटके में देश की 87% करेंसी गैर कानूनी कर दी गई थी। उन्होंने दावा किया था कि इससे काला धन खत्म होगा, आतंक की फंडिंग रुकेगी, देश डिजिटल इकोनॉमी की तरह जाएगा। अगले कुछ दिन बीजेपी सरकार और उसकी पूरी मशीनरी इस नोटबंदी के फायदे गिनाने में लगी रही और इस सब की अगुवाई खुद पीएम मोदी कर रहे थे। लेकिन 8 तारीख बीत गई, आज 2 तारीख है। प्रधानमंत्री आज कई चुनावी सभाओं में भी जा रहे हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन न तो प्रधानमंत्री ने, न सरकार ने, न ही उनकी पार्टी बीजेपी ने नोटबंदी की वर्षगांठ पर एक भी शब्द बोला। एक सन्नाटा छाया हुआ रहा और उस पार्टी और सरकार में जो मामूली से मामूली काम का भी ढिंढोरा पीटते नहीं थकती, उसने नोटबंदी पर एक आश्चर्यजनक चुप्पी साधे रखी। तो अब आईटी सेल भी इस मामले में पूरी तरह खामोश रही। तो सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री, बीजेपी और आईटी सेल ने, प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री और तमाम मंत्री ने अंततः स्वीकार कर लिया है कि यह एक वो पूरी तरह फेल विनाशकारी कदम था, जिसने अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। अब इसका जो पन्ने भर का 2-2 पन्ने का, 3-3 पन्ने का विज्ञापन सरकार छपवाती है, वो भी नहीं छपा। न इस ऐतिहासिक अवसर को दर्शाने वाले पीएम मोदी की फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग लगे। यहाँ तक कि भारत आटा लॉन्च करने तक को एक उपलब्धि बताने वाले मंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब जल निधि वाले विज्ञापनों में प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ एक महिला का कि पहले बाल्टी हाथ में थी, अब हुनर है साथ में, कब जगह जगह पूरा इलाहाबाद पोस्टर से पटा हुआ है। जहां मैं रहता हूं, पूरे देश की भी स्थिति यही होगी। तो अब अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बताया नहीं कि इसका हम जश्न मनाएं या इस कदम का शोक मनाएं। 8 नवंबर 2016 के दिन में कुल 17 लाख करोड़ रुपए की नकदी चलन में थी और नकदी को खत्म कर डिजिटल इकोनॉमी के दावे करने वाले पीएम और सरकार को यह जानकर धक्का लगेगा कि आरबीआई के मुताबिक आज यानी 23 नवंबर को देश में 33,78,000 करोड़ रुपए की नकदी चलन में है। तो क्या सरकार और उसके ढोल
यह बताएंगे कि सिर्फ 7 साल में इस दावे का क्या हुआ और क्यों इतनी नकदी चलन में है। तो सवाल इस बात का है कि एक अखबार ने बुधवार को एक एनजीओ लोकल सर्किल का एक सर्वे छापा है। उस सर्वे में शामिल देश में 363 जिलों में करीब 44,000 लोगों में से 76% मानते हैं कि वे जब भी संपत्ति, जमीन या मकान खरीदते हैं तो उन्हें कुछ पैसा नकद भी देना पड़ता है। इस तरह 56% का कहना है कि उनके मासिक खर्चे का 1/4 नकद में ही होता है। वैसे सरकार अभी तक ऐसे आंकड़े नहीं पेश कर पाई है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शब्दों में संगठित लूट और कानून डकैती को तार्किक या सही ठहरा सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 नवंबर 2016 को राज्यसभा में नोटबंदी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया था कि उन्हें नोटबंदी से लोगों के जीवन में आई उथल पुथल को खत्म करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था गोता खा गई जाएगी और इसमें 2% की एक विशाल गिरावट दर्ज की जाएगी। नोटबंदी के जरिए आरटीआई से हासिल जानकारियों से सामने आया था कि सरकार ने इतने बड़े आर्थिक फैसले के बारे में आरबीआई को चंद घंटे पहले बताया था, लेकिन माना जाता है कि कुछ खास लोगों को इस फैसले की जानकारी पहले से ही थी और नोटबंदी का प्राथमिक मकसद उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 के चुनाव से पहले विपक्ष को आर्थिक रूप से कमजोर कर देना भी था। अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी थी। कई लोगों का तो हार्ट अटैक हो गया। 1,000 और 500 रुपए मूल्य के नोट बंद कर 2,000 रुपए मूल्य का नोट सामने रख दिया गया था। लाखों खर्च से होने वाले आयोजनों के लिए चंद हजार रुपए देने की अनुमति थी। बहुत से लोगों को लाइने में लगने से मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जरूरी है और ये अक्टूबर में कहा गया था, जबकि उत्तर भारत में नवंबर और दिसंबर में 15 दिसंबर तक विवाह का सीजन होता है। उसमें इतनी परेशानी जो विवाह के सीजन में लड़की वालों को हुई कि जो कल्पना से परे है, जो आमतौर पर जिसके बारे में कभी किसी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं छपा कि जिनकी शादी होने वाली थी, उनको इस नोटबंदी से कितनी प्रॉब्लम हुई। प्रधानमंत्री ने घड़ियाली आंसू भी बहाए, ऐलान किया कि सिर्फ 50 दिन दे दो, पूरा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन 7 साल हो गए, सिस्टम दुरुस्त होना तो दूर, पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुका है और आज सन्नाटा छाया हुआ है। एक शब्द नहीं फूटा सत्ता के मुंह से। और अधीर रंजन चौधरी ने तो यहाँ तक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज नोटबंदी की 7वीं वर्षगांठ है, जिसे भारत में काले धन के उन्मूलन के लिए आपके दूरदर्शी कदम के जरिए प्रचारित किया गया था। अब क्या हमें इस अवसर पर जश्न मनाना चाहिए या इसकी घोर विफलता पर शोक मनाना चाहिए? तो सवाल इस बात का है कि ये इसका भी जवाब अभी तक जो है वो क्या कहते हैं, मतलब नहीं हुआ। आप समझिए। तो सवाल इस बात का है कि नोटबंदी, अब जो सरकार हर मौके को कोई न कोई इवेंट के रूप में भुनाती है, कोरोना के महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, आतिशबाजी, अस्पतालों पर विमानों से फूल वर्षा और टीका महोत्सव जैसे आयोजन हुए थे, वो नोटबंदी पर जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित तमाम योजनाओं की उपलब्धि की तरह पेश करते हुए आयोजन किए जाते हैं। भले ही उन योजनाओं के कोई सकारात्मक परिणाम न मिले हों, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई नोटबंदी का कोई जिक्र न तो सरकार की ओर से किया जाता आ रहा है, न ही भारतीय जनता पार्टी कभी उसका नाम लेती है। नोटबंदी तो जैसे गायब ही हो गई है, जो सब शब्द ही गायब हो गया है। विपक्षी वाले नाम लेते हैं या कांग्रेस नाम लेती है, सरकार की ओर से तो नोटबंदी के बारे में एक जो है वो आश्चर्यजनक सन्नाटा है। और 7 साल पूरा होने पर उसकी वर्षगांठ पर भी कुछ नहीं किया गया। अरे बड़प्पन उसमें होती है कि जो जब आप अपनी विफलता को भी स्वीकार करते हैं, जैसे सफलता को आप बनाते हैं तो वैसे विफलता के लिए भी आप पूरे देश से माफी मांगते हैं और उस विफलता को स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, ये भी आपका बड़प्पन माना जाता है। लेकिन ये सरकार इस सबसे परे है। सरकार और सत्तारूढ़ दल दोनों मौन हैं। इस बार दोनों चुप्पी साधे रहे। अलबत्ता इस बार भी सोशल मीडिया में नोटबंदी छाई रही। आम लोगों ने अपनी तकलीफें साझा की और प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को उस समय के भाषणों और बयानों के वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उनका जो है खुलेआम जो सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा। नोटबंदी के समय सरकार का कहना था कि उसने नोटबंदी के जरिए अर्थव्यवस्था से बाहर गैर कानूनी ढंग से रखे धन को निशाना बनाया है।
क्योंकि इस धन में सिर्फ भ्रष्टाचार और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ती हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग इन पैसों की जानकारी छुपाते हैं। सरकार का मानना था कि जिनके पास बड़ी संख्या में गैर कानूनी ढंग से जुटाई गई नकदी है, उनके लिए इस कानूनी तौर पर बदलवा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन रिजर्व बैंक की अगस्त 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए नोटों का 99.3% हिस्सा बैंकों के पास वापस लौट आया था। रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट चौंकाने वाली थी और इस बात का संकेत दे रही थी कि लोगों के पास नकदी के रूप में जिस गैर कानूनी या काला धन होने की बात कही जा रही थी वह सच नहीं थी। और अगर सच थी तो यह भी सच है कि लोगों ने अपने काले धन को सफेद यानी कानूनी बनाने का रास्ता निकाल दिया था। वैसे नोटबंदी के समय ही प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री जो हैं, उनके सहित कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने सरकार की इस धारणा को गलत ठहराया था कि नकदी का मतलब काला धन होता है, इसलिए नोटबंदी से काला धन खत्म ही नहीं था। विदेशों में जमा भारतीयों काले धन पर तो इसका असर पड़ने का सवाल ही नहीं था। अब सवाल इस बात का है कि क्या सरकारी विभागों में, विशेषकर लोक निर्माण विभाग या जहां भी निर्माण कार्य होते हैं या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या जहां पर भी काम होते हैं, वहां क्या कमीशनखोरी बंद हो गई? तो कमीशनखोरी कोई चेक से और बैंक ड्राफ्ट से लेता है कि नगद लेता है? आए दिन तो आप अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ते हैं कि सीबीआई ने, ईडी ने, उन्होंने जो है वो जाल बिछा करके जो है घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। तो वो घूस किस रूप में होता है? नकदी के रूप में होता है या चेक के रूप में होता है? आए दिन जो है जब चुनाव की घोषणा होती है तो चुनाव वाले राज्यों में रेड में तमाम जो है गाड़ियों में नोट भरे हुए पकड़े जाते हैं, लोगों के घरों में पकड़े जाते हैं, तो नकदी पकड़ी जाती है। वो बैंक ड्राफ्ट या उसके रूप में जो है क्या कहते हैं चेक बुक के रूप में नहीं होती है। आप बता दें तो नकदी काला धन कहाँ रुका? और काला धन है कि सफेद धन है? जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा रहा है वो काला धन है कि सफेद धन है? क्या उसको कैसे आप करेंगे? आपसे बता दें। तो नोटबंदी से काला धन खत्म होने के दावे के साथ ही प्रधानमंत्री ने मोदी ने दावा किया था और बाद में कई दिनों तक उनके मंत्री भी देश को समझाते रहे कि नोटबंदी से नकली नोटों का चलन भी रुकेगा और आतंकवाद पर भी लगाम लग जाएगी। लेकिन जब काला धन खत्म होने के बजाय बढ़ने के संकेत और सबूत मिलने लगे, 500 और 2000 के नए नोटों की शक्ल में नकली नोट बाजार में आने लगे और आतंकवादी वारदातों में कोई कमी नहीं आई, तो नोटबंदी की हवा ही पूरी निकल गई। अब तो जो उस समय 2000 के नोट चलाए थे सरकार ने उसको भी बंद कर दिया है। मतलब कि ताकि जो है कोई वो निशानी ना रहे कि जो है क्या कहते हैं, बल्कि हवा में कहीं ना कहीं ये भी है कि 1000 के नोट फिर शुरू हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई जो है आधिकारिक वर्जन नहीं आया। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पैतरा बदलते हुए कहा था कि देश में कैशलेस इकोनॉमी बनाने यानी नकदी व्यवहार कम करने के लिए नोटबंदी प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री का उस समय के अन्य मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नोटबंदी से देश में जो है क्या कहते हैं काला धन का प्रवाह रुक जाएगा, देह व्यापार में कमी आएगी। कुछ अन्य मंत्रियों ने भी नोटबंदी के फैसले का बचाव करने के लिए इसी तरह के उल जलूल बयान दिए थे। अब देह व्यापार ही जो चलता है वहां जो भुगतान जो है वो नकदी होता है, वो चेक से और बैंक ड्राफ्ट से भुगतान नहीं होता, न पेटीएम से भुगतान होता है। बहरहाल यह प्रचार आज तक हो रहा है कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। यह सही है कि तब से अब तक डिजिटल लेन देन बढ़ा है, लेकिन सच भी यह है कि नकदी पर लोगों की निर्भरता भी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है और बैंकों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। नोटबंदी के 7 साल बाद देश में कैश सर्कुलेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई द्वारा आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 32.42 लाख करोड़ रुपए कैश सर्कुलेशन में है, जो 4 नवंबर 2016 के मौजूदा 17.97 लाख करोड़ रुपए से 71.84% ज्यादा है। रिजर्व बैंक की परिभाषा के मुताबिक जनता के हाथ में नकदी होने का मतलब है करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश इन बैंक्स, यानी कुल तरलता में से बैंकों की नकदी अलग कर दें तो जो बचता है वह लोगों के हाथ में नकदी है। अभी यह 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से पैदा हुए हालात ने भी नकदी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाया है, लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। इस आंकड़े से कैश बबल पर फैलाए गए मोदी सरकार के झूठ की कलई तो खुलती ही है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि नोटबंदी के फैसले के बाद देश में हाहाकार मच गया था। जिन रसूखदार लोगों के पास भारी मात्रा में 500 1000 के नोट थे उन्हें तो बैंकों से अपने नोट बदलवाने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आम आदमी
सीमित आमदनी वाले आम लोगों को अपने भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जो छोटी-छोटी बचत अपने घरों में कर रखी थी, उन्हें अपने नोट बदलवाने के लिए तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें कई-कई दिनों तक बैंकों के में लाइन में लगना पड़ा था। 200 लोगों की मौत के भी आंकड़े जो है आए थे। तो जिस समय नोटबंदी हुई थी, उस समय एक और प्रहसन चला था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेशी दौरों में अपने इस फैसले के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए इसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया था। उन्होंने विदेशी धरती पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में विद्रूप ठहाका लगाते हुए कहा था, घर में माँ बीमार है, लेकिन इलाज के लिए जेब में पैसे नहीं हैं। लोगों के घरों में शादी है, लेकिन लोगों की गड्डियाँ बेकार हो चुकी हैं। उनके इस कदम पर वहाँ मौजूद अनिवासी भारतीयों का समूह जिस तरह तालियां पीट रहा था, वह बड़ा ही अमानवीय और बीभत्स दृश्य था। नोटबंदी के चलते छोटे मझोले स्तर के कारोबारियों के काम धंधे ठप हो गए, जो अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाए। लाखों लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी। आज बेरोजगारी आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है, तो इसकी बड़ी वजह नोटबंदी भी है। जिनके पास रोजगार बचा हुआ, उनकी आमदनी कम हुई है। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन नोटबंदी के बाद कई छोटे कारोबारी बेरोजगार हुए हैं। लोगों ने भी असमय मौत को गले लगाया है। वह सिलसिला अभी थमा नहीं। सरकारी आंकड़ों की बाजीगारी दिखाते हुए भले ही यह ढोल पीटा जाए कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन हकीकत बेहद काली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने का सिलसिला भी नोटबंदी के बाद से तेज हुआ है, जो अभी तक जारी है। देश में होने वाले निर्यात में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आई है। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पर निर्भरता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। नोटबंदी के बाद कारण पहली बार यह शर्मनाक नौबत आई है कि भारत सरकार अपना खर्च चलाने के लिए रिजर्व बैंक के रिजर्व कोष से एक बार नहीं दो बार पैसा लेना पड़ा है, और मुनाफे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेचना पड़ रहा है। इन्हीं हालात के चलते नोटबंदी के बाद जीडीपी ग्रोथ पूरी तरह बैठ गई है। आप खुद बताइए कि जिस समय क्राइसिस में आदमी होता है, उसी समय तो घर के गहने, बर्तन, भांडे, जमीन जायदाद बिकती है ना। तो अगर भारत सरकार ये सब बेच रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो एक मोटी बुद्धि का आदमी भी इस बात को समझ सकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जीडीपी की जो ग्रोथ रेट 8% के आसपास थी, वह पिछले साल 2020-21 में माइनस में 7.3 दर्ज की गई थी, जिसमें 2021-22, 2022-23 के दौरान कुछ सुधार आया है। और ये तब है जब इस सरकार ने 2014 में सत्ता ग्रहण करते ही जीडीपी के मानक बदल दिए हैं। अगर पुराना जीडीपी का मानक होता, तो यह ग्रोथ इतना नीचे चला जा चुका होता कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहने में भी जो है क्या कहते हैं, सुनने में भी शर्म लगती। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनडीपी तमाम आंकड़ों के आधार पर बता रही है कि भारत टिकाऊ विकास के मामले में दुनिया के 190 देशों में 117वें स्थान पर है। आप बन रहे हैं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका और जर्मनी की एजेंसियां बताती हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर पहुंच गया है। जो प्रधानमंत्री ने भले चुनाव के समय 5 साल के लिए और राशन की घोषणा की है, कहीं न कहीं इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारत का हंगर इंडेक्स सरकार के लिए चिंता का सबब बन रहा है, और उसको मुफ्त में राशन देने के अलावा उसको दूर करने का फिलहाल सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश भी भारत से बेहतर स्थिति में है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार पाकिस्तान को भूखे मरने की नौबत आई। पाकिस्तान में गेहूं इस भाव बिका, पाकिस्तान में टमाटर इस बात बिका। इस समय गोदी मीडिया जब से हंगर इंडेक्स का जो है आंकड़ा जारी हुआ, तब से बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत का 125वां स्थान है। 137 देशों में भारत का स्थान इतना नीचे है जितना कि अफ्रीका के कुछ बेहद पिछड़े देशों का है। आप समझिए कि मैंने प्रसन्नता नहीं है देश में। सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह सच भी है, लेकिन सच यह भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से पहले ही रसातल में जा चुकी है, और इसकी शुरुआत नोटबंदी के साथ ही शुरू हो गई थी। नोटबंदी की विश्वव्यापी आलोचना हुई थी, और विशेषज्ञों द्वारा उस पर सवाल उठाते हुए देश की अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसक फैसला बताया गया था।
लेकिन मोदी ने गोवा के एक कार्यक्रम में दौरान भावुक और नाटकीय अंदाज में कहा था, मैंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का कदम उठाया है। मैं जानता हूं कि मैंने कैसी-कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कि कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वे मुझे बर्बाद कर देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आप ईमानदारी को बढ़ावा देने के काम में मेरी मदद कीजिए और सिर्फ 50 दिन का समय मुझे दीजिए। मोदी ने यह भाषण नोटबंदी लागू होने के 5वें दिन यानी 13 नवंबर 2016 को दिया था। उन्होंने कहा था, मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। मुझे 30 दिसंबर तक का वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मेरी कोई गलती निकल आए, कोई कमी रह जाए, मेरे इरादे गलत निकल जाएं, तो देश जिस चौराहे पर खड़ा करके जो सजा देगा उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। मोदी के उस भाषण के बाद कई 50 दिन ही नहीं, पूरे 1825 दिन बीत गए हैं, लेकिन वे भूल से भी अब नोटबंदी का जिक्र तक नहीं करते। अब जो 1000 और 500 रुपए की बंदी हुई थी, उसकी जगह 2000 और 500 रुपए का नया नोट करेंसी में चलन में लाया गया था। उसमें भी 2000 का नोट अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने बंद कर दिया। आज तक किसी ने नहीं बताया कि 1000 की जगह 2000 रुपए का नोट चलाने का क्या औचित्य था। अब जबकि उस नोट को चलन से बाहर कर दिया गया, तो भी नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7 नवंबर 2017 को संसद में कहा था कि नोटबंदी एक ऑर्गेनाइज्ड संगठित लूट है और लीगलाइज्ड प्लंडर, कानूनी डाका है। अर्थशास्त्री ज्ञानद्रेज ने के शब्दों में नोटबंदी पूरी तरह रफ्तार से चल रही कार के टायरों पर गोली मार देने जैसा कार्य था। आज नोटबंदी के 7 साल बाद उनका कहा सच साबित हो रहा है। सरकार भी इस हकीकत को समझ चुकी है, इसलिए उस अपने अपराध बोध के चलते नोटबंदी के 7 साल पूरे होने पर सरकार ने पूरी तरह खामोशी बरती और नोटबंदी का गलती से भी जो है सत्ताधारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति या प्रधानमंत्री नाम तक नहीं ले रहे हैं। सारे गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम में मगन है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो है वो जीत के लिए विपक्ष के बारे में भ्रामक खबर फैलाने में मस्त है। उनको भी नहीं याद रहा कि कल नोटबंदी की 7वीं वर्षगांठ थी और नोटबंदी का क्या नफा रहा और क्या नुकसान रहा, और जो अर्थव्यवस्था हमारी इतनी चौपट हो गई है, उसमें नोटबंदी का कितना बड़ा योगदान।